हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आज की वीडियो में हम डायस्टोपियन राइटिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द लास्ट मैन बाय मैरी शेली। तो मैरी शेली का ये हालांकि लेस नोन वर्क है, बट फिर भी ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है थीम्स दिखाने के लिए, जैसे आइसोलेशन, सर्वाइवल, ह्यूमन कंडीशन। और ये जो टाइटल है द लास्ट मैन, ये लाइनियल वर्ने को कहा गया है, जो कि इस स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट है, जो कि आखिरी ह्यूमन बीइंग बच जाते हैं अर्थ पे। बाकी सारे ह्यूमंस ख़त्म हो चुके हैं प्लेग की वजह से। प्लेग एक बीमारी आई थी, उसकी वजह से सब लोग मर चुके हैं। अब लाइनियल अकेले इंसान बच गए हैं, जो कि आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ अब कोई भी नहीं रहा है। अब उनको अपनी आगे की लाइफ अकेले बितानी है। और इसमें वो बता रही है कि एंड ऑफ एन एरा हो गया, मतलब जो एरा है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो गया है। सिविलाइजेशन पूरी तरीके से डैमेज हो गया है, जो कि एक रिमाइंडर की तरह है कि अगर ह्यूमंस ऐसे ही बिहेव करते रहे तो एक ना एक दिन ये सब सच भी हो सकता है। और उन्होंने बताया है कि ह्यूमंस के एक्शन अगर चेंज नहीं हुए तो ये एक ना एक दिन सच होगा ज़रूर। हिस्टोरिकल एंड कॉन्टेक्चुअल सिग्निफिकेंस, तो जो शैली है वो रोमांटिक एरा से बिलोंग करती है, और इसके अंदर उन्होंने गॉथिक एलिमेंट्स भी डाले हैं, जो कि उनके टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थे। इसके अंदर उन्होंने थीम्स डाली है आइसोलेशन की, सबलाइम की, और एक इंडिविजुअल के स्ट्रगल की। पर्सनल कनेक्शन, तो शैली की जो लाइफ है वो खुद ही आइसोलेशन फेस कर रही थी, और उन्होंने ऐसा कह सकते हैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस नोवेल के थ्रू दिखाया है। शैली की लाइफ भी बिल्कुल आइसोलेटेड थी, उनका कोई हस्बैंड नहीं था, और उनके ना ही बच्चे बचे थे, ना ही उनकी कोई फैमिली थी। वो सिर्फ अपनी फैमिली में अकेले ही बच गई थी। तो उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस नोवेल के थ्रू दिखाया है, अपना पर्सनल ग्रीफ दिखाया है वर्ने के थ्रू। सो ये टाइटल जो है लास्ट मैन, ये सिग्निफाई करता है लाइनियल वर्ने को, जो कि प्रोटैगनिस्ट है, और ये लास्ट ह्यूमन बीइंग बच गए हैं जो कि आइसोलेशन से डील कर रहे हैं। और मैरी शेली ने इसमें अपना खुद का एक्सपीरियंस डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमैनिटी एंड होप स्टिल सर्वाइव्स थ्रू एड्रियन एंड लाइनियल, हाउ। तो द लास्ट मैन के अंदर मैरी शेली ने एड्रियन एंड लाइनियल के करेक्टर के थ्रू होप एंड ह्यूमैनिटी दिखाई है इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, प्लेग जैसी सिचुएशन में। एड्रियन का रोल देखते हैं पहले। तो एड्रियन जो थे वो अर्न ऑफ विंडसर थे। सो इनका एक आइडियलिस्टिक विजन था। पूरी नोवेल में दिखाया गया है कि ये लोगों को यूनाइट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, जो लोग भी सिक है, बीमार है, और उनकी हमेशा हेल्प करते हैं। सेक्रीफाइस एंड सेल्फलेसनेस, तो वो हमेशा दूसरों को अपने आगे रखते हैं खुद से, एंड हमेशा जो बीमार लोग हैं उनकी हेल्प करते हैं, और उनके लिए वो एक होप की तरह सामने आते हैं। लाइनियल की जर्नी, तो ये रेजिलेंस दिखाते हैं। हालांकि इन्होंने अपने लव वंस को खो दिया, जैसे पर्डीटा वगैरह, वो सब मर गए थे प्लेग के चलते, बट इन्होंने कभी भी मतलब ग्रीफ शो नहीं किया, ये लड़े। इमोशनल एंड फिज़ोलॉजिकल ग्रोथ, इनकी ग्रोथ हुई पूरी नोवेल में, और इन्होंने कैसे न कैसे मैनेज किया लास्ट मैन बनने का इस पूरे वर्ल्ड में। और ये मतलब अकेले बच गए थे, फिर भी इन्होंने होप दिखाई फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए इन्होंने मतलब एक बुक भी लिखी थी कि आगे आने वाली जो जनरेशन है वो मतलब इसे पढ़ेगी। अब हम देखते हैं सिम्बॉलिज़म ऑफ ह्यूमैनिटी एंड होप। तो एड्रियन जो है वो आइडियलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी दिखाता है। वो बिलीव करते हैं प्रोग्रेस, जस्टिस एंड कंपैशन में, और हमेशा लोगों की हेल्प करते हैं, एक लीडर की तरह वो सामने आए। लाइनियल सर्वाइवल, तो ये सिम्बलाइज़ करते हैं रेजिलियंस ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। इन्होंने अपने लव वंस को खो दिया,
फिर भी ये इन्होंने स्ट्रेंथ दिखाई और ये सरवाइव करे। अब इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप, तो ये दोनों बहुत ही मतलब अच्छी दोस्ती थी इन दोनों के बीच में, एंड ये दोनों ही ह्यूमैनिटी एंड होप को ज़िंदा रखने की एक कोशिश कर रहे थे। म्यूचुअली सपोर्ट करते थे एक दूसरे को, लॉयल थे एक दूसरे के लिए। एंड इमोशनल डेप्थ, तो जब लाइनियल जो है और पर्डिटा के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तो एड्रियन ने ही उनको संभाला था और एक घर भी दिया था रहने के लिए, एक जगह दी थी रहने के लिए। सो इनका इमोशनल कनेक्शन दिखाता है। कॉन्क्लूजन में जो लास्ट मैन है मैरी शेली की, उसके अंदर हम एड्रियन एंड लाइनियल के कैरेक्टर के थ्रू होप एंड ह्यूमैनिटी देखते हैं कि दोनों ही कैरेक्टर ने कितनी ज़्यादा हेल्प करी थी लोगों की प्लेग से लड़ने में। क्वेश्चन नंबर 3, कमेंट ऑन द ऑब्जर्वेशन मेड बाय द टाइम ट्रैवलर बिफोर ही फाइंड्स हिज टाइम मशीन। तो वो अपनी टाइम मशीन से 802701 ईयर में पहुंच गया था और वहाँ पे उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस की। पहले उसने एलॉयज़ को देखा। एलॉयज़ जो कि धरती के ऊपर रहते हैं, वो बहुत ही स्मॉल हैं, ब्यूटीफुल लोग हैं, केयर फ्री एंड सिंपल लाइफ जीते हैं। उनका दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा है, सिंपल कपड़े पहनते हैं, बिहेवियर काफ़ी जेंटल है, पीसफुल है, एंड ये पूरे दिन बस खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, खेलते रहते हैं और रेस्ट करते हैं, काम वाम ये कुछ नहीं करते। टाइम ट्रैवलर ये नोटिस करता है कि इनमें बिल्कुल भी क्यूरियोसिटी नहीं है, ना ही मोटिवेशन है, बल्कि उसने सोचा था कि फ्यूचर में सोसाइटी और एडवांस होगी, उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी। र्यून बिल्डिंग्स, तो यहाँ का आर्किटेक्चर भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्डिंग्स मेंटेन्ड नहीं है, लोगों में नॉलेज नहीं है। टाइम ट्रैवलर सोचता है कि फ्यूचर में अच्छा एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई होगी, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो मॉर्लॉक्स को देखता है। मॉर्लॉक्स जो कि अंडरग्राउंड रहते हैं और ये लॉयस से बिल्कुल डिफरेंट है। ये पेल क्रिएचर्स है जो कि अंधेरे में रहते हैं और इनका अंडरग्राउंड में मशीनरीज वगैरह भी है और ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। एलॉयस से बिल्कुल डिफरेंट है, टेक्निकल स्किल्स है मॉर्लॉक्स के अंदर। सो टाइम ट्रैवलर ये नोटिस किया कि सोसाइटी यहाँ पे दो क्लासेस में बटी हुई है। एक अपर कास्ट है जो कि एलॉयज़ हैं, जो कि लग्जरियस लाइफ जीते हैं, वही मॉर्लॉक्स है जो कि वर्किंग क्लास है, जो कि हार्ड कंडीशंस में रहते हैं। और मतलब टाइम ट्रैवलर जो है दोनों ग्रुप्स के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। एलॉयज़ जो है वो डार्कनेस से डरते हैं और वहीं मॉर्लॉक्स जो है वो एलॉयज़ को खाना खिलाते हैं। पर्सनल स्ट्रगल एंड रियलाइजेशन, तो टाइम मशीन जब वो ढूंढ रहे थे तो वो उनको डर भी लग रहा था कि कहीं ये मारे ना जाए, बट उन्होंने फिर भी डिटर्मिनेशन रखा। ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे आए उनके रास्ते में, बट फिर भी उन्होंने अपनी मशीन ढूंढी, चाहे उन्हें मॉर्लॉक से वहाँ पे लड़ना पड़ा, पर वो लड़े और उन्होंने अपनी मशीन ढूंढी। ह्यूमन नेचर एंड सर्वाइवल, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि एलॉयज़ एंड मॉर्लॉक्स के ज़रिए कि सोसाइटी दो हिस्सों में बट गई है और जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि आगे चल के जो फ्यूचर होगा वो बहुत ही मतलब अच्छा होगा और ग्रोथ होगी, बट ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने एक ऐसी फ्यूचर सोसाइटी रिवील की है जो कि दो हिस्सों में बट गई है, अपर क्लास एलॉयज़ एंड लोअर क्लास मॉर्लॉक्स में। Question number 4, what kind of worlds does the time traveler encounter on his other travels? तो वो अपनी फ्यूचर जर्नी में काफ़ी सारी जगह गए थे। तो पहली जगह वो गए थे 802701 AD। वहाँ पे उन्होंने एलॉयज़ को देखा, मॉर्लॉक्स को देखा, जो कि अभी मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ाया था। सेकेंड जगह वो गए थे द डाइंग अर्थ, मतलब वो आगे फ्यूचर में मिलियंस ऑफ ईयर्स आगे बढ़े। वहाँ उन्होंने देखा कि जो अर्थ का इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल ही डिक्लाइन हो चुका है। जो एक टाइम पे फर्टाइल वर्ल्ड हुआ करता था, अब वो बैरन हो चुका है। सन बदल गया। सन एक टाइम पे जो ब्राइट चमकता था, और वो डल रेड लाइट देता है, एकदम डिम लाइट देता है, जो शो करता है प्लैनेट जो है बिल्कुल ख़त्म होने वाला है।
स्ट्रेंज क्रिएचर्स, तो वहाँ पे उन्होंने न्यू लाइफ फॉर्म्स देखी, जैसे कि उन्होंने वहाँ पे एक क्रैब लाइक एनिमल देखा था। सो वो चीज़ बताता है कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी जो क्रिएचर्स है वो इवॉल्व होते रहेंगे। थर्ड जगह वो गए थे और आगे फ्यूचर में आगे गए थे वो, वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो लैंडस्केप है वो बिल्कुल डेजोलेट हो चुका है, वहाँ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, लाइफलेस अर्थ बन चुकी है, वहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, ना ही एनिमल लाइफ है, इन्वायरमेंट बिल्कुल डार्क है, कोल्ड है, सन बिल्कुल फेंट पड़ गया है, कोल्ड स्टार है, ओशियन जम गया है पूरा, एटमॉस्फेयर थिन हो गया है और वहाँ पे सांस भी लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। सो ये दिखाता है कि अर्थ में मतलब सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई है, सेंस ऑफ आइसोलेशन। सो अब पूरी अर्थ लोनली हो गई है, यहाँ पे ह्यूमन लाइफ पॉसिबल ही नहीं रही है, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। फ़िलोसॉफ़िकल एंड साइंटिफिक इंसाइट्स, सो यहाँ पे टाइम ट्रैवलर ने पहले इलॉयज़ एंड मॉर्लॉक्स के बारे में बताया है कि ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है और सोसाइटी के अंदर क्या चेंज आया है। फिर उन्होंने आगे और फ्यूचर में गए तो उन्होंने देखा कि जो अर्थ की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होते जा रही है फ्यूचर में, और एक टाइम ऐसा आया कि लाइफ ही पॉसिबल नहीं रही अर्थ पे। सो इसके थ्रू वो एक रिमाइंडर देना चाहते हैं कि आगे फ्यूचर में दुनिया ख़त्म हो जाएगी और वहाँ पे लाइफ नहीं बचेगी। रिफ्लेक्शन ऑन टाइम एंड प्रोग्रेस, तो इम्परमानेंस उन्होंने दिखाया है कि जो मतलब कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, सिविलाइजेशन परमानेंट नहीं है, वो एक ना एक दिन ख़त्म ही हो जाएगा, लाइफ परमानेंट नहीं है, एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी, और प्रोग्रेस भी होगी हमारी फ्यूचर में और डिक्लाइन भी होगा। सो कॉन्क्लूजन में टाइम मशीन के थ्रू टाइम ट्रैवलर के एक्सपीरियंसेस बताए गए हैं अलग अलग जगह के। पहले वो इन्होंने लॉयज़ मॉर्लॉक्स को देखा फ्यूचर में, एंड देन वो फर्दर आगे गए फ्यूचर में, उन्होंने देखा कि नए नए क्रिएचर्स आ गए। फिर आगे और गए वो फ्यूचर में, वहाँ पे उन्होंने देखा कि लाइफ ही बिल्कुल पॉसिबल नहीं रही है अर्थ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट रोल डज क्लैरिसे प्ले इन मोंटेग्स इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग। क्लैरिस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है गाय मोंटैग के अवेकनिंग में। क्लैरिस एक यंग क्यूरियस टीनेजर है जो कि मोंटैग के घर के पास ही रहती है, एंड ये जो है दिखाया गया है इस नोवेल के अंदर कि इसका ना बिल्कुल डिफरेंट परसेप्शन है वर्ल्ड को देखने का रादर देन जो बाकी करेक्टर्स हैं नोवेल के। ये वर्ल्ड को एक अलग नज़रिए से देखती है, नेचर को एंजॉय करती है, डीप कन्वर्सेशन करती है, रादर देन जो बाकी सोसाइटी के लोग हैं जो कि एंटरटेनमेंट से ऑब्सेस्ड हैं, पूरे दिन टीवी देखते रहते हैं, रियल लाइफ से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। क्लैरिसा सबसे पहले मोंटैग को मिलती है और वहाँ उससे पूछती है क्या तुम खुश हो, और यही एक सवाल है जिससे कि फिर मोंटैग सोचता है, मतलब सोचने में मजबूर हो जाता है कि क्या वो सच में खुश है अपनी लाइफ में या नहीं है। और फिर क्लैरिसा जो है मोंटैग से ये क्वेश्चन पूछती है उसके काम के बारे में, सोसाइटी के बारे में, पर्सनल हैप्पीनेस के बारे में, और तब से ही मोंटैग सोचने लगता है इन सब चीज़ों के बारे में। क्लैरिसा जो है वो मोंटैग को नए आइडियाज़ देती है, उसके न्यू थिंकिंग बताती है उसे। वो बात करती है नेचर के बारे में, क्लैरिसा को बहुत पसंद है नेचर, बहुत ज़्यादा पसंद है उसको। लीव्स जब गिरते हैं तो वो उसे देखना बहुत पसंद है, और मोंटैग को फिर रियलाइज़ होता है कि वो कितना ज़्यादा डिस्कनेक्टेड है वर्ल्ड से और नेचर से भी। क्लैरिसा जो है क्वेश्चन पूछती है उससे जिससे कि मोंटैग की अवेकनिंग होती है कि वो कितनी ऑप्रेसिव सोसाइटी में रहता है। मोंटैग अनईज़ी फील करता है अपनी जॉब के बारे में और क्वेश्चन करता है कि क्या पर्पस है बुक्स को बर्न करने का। अवेकनिंग ऑफ इमोशंस, तो क्लैरिसा के जो जेन्युइन इंटरेस्ट है मोंटैग के अंदर और वो उसके थॉट्स को अवेकन करना चाहती है। मोंटैग को लगता है कि डिसकनेक्टेड है सोसाइटी से और उसे लॉस फील होता है जब क्लैरिसा की डेथ हो जाती है, जब उसे एक कार हिट कर जाती है। और
क्लैरिसा से इंस्पायर होके ही मोंटैग जो है वो बुक्स के बारे में सोचने लगा, नॉलेज के बारे में सोचने लगा और उसे तब पता चला कि बुक्स कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और इसने एक बुक भी चुरा ली थी ओल्ड वुमेन के घर से। क्लैरिसा के इन्फ्लुएंस की वजह से मोंटैग जो था वो फेबर जैसे लोगों के पास गया। फेबर जो कि एक टीचर थे, उनके पास जाके ये मतलब बुक्स के बारे में जानकारी लेता था और इसे बुक्स की अहमियत पता चली। क्लैरिसा एक कैटलिस्ट की तरह है चेंज लाने के लिए, एंड वो उसी ने सेल्फ डिस्कवरी करवाई मोंटैग की। मोंटैग को तभी रियलाइज़ हुआ कि सोसाइटी कितनी ज़्यादा ऑप्रेस्ड है और जो क्लैरिसा है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है डायस्टोपियन सोसाइटी से। डायस्टोपियन सोसाइटी जो कि जिसके अंदर क्यूरियोसिटी, इंडिविजुअलिटी और नेचर की ब्यूटी बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है। वहीं क्लैरिसा बिल्कुल डिफरेंट है डायस्टोपियन सोसाइटी से, एंड वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है मोंटैग की अवेकनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वर द चेंजेस मेड बाय द स्टेट इन सोसाइटी टू मैनिपुलेट पीपल्स परसेप्शन ऑफ रियलिटी। तो स्टेट ने क्या क्या चेंजेस किए थे सोसाइटी के अंदर जिससे वो लोगों का परसेप्शन चेंज कर सके। तो पहला था एलिमिनेशन ऑफ बुक्स। तो उन्होंने स्टेट ने बुक्स को ही बैन कर दिया था और फायरमैन्स को ये दिया था वर्क कि जिस भी घर में बुक्स पाई जाए उस घर को जला दो, बुक्स को जला दो। तो बुक्स में क्योंकि आइडियाज़, नॉलेज, डाइवर्स पर्सपेक्टिव होते हैं जो कि क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करते हैं, इसी वजह से बुक्स को हटा के स्टेट जो है वो लोगों तक इन्फॉर्मेशन जाने से रोकते थे, जिससे कि वो अथॉरिटी पे क्वेश्चन ना करे और ना ही इंडिपेंडेंट बने। कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मीडिया। तो टीवी प्रोग्राम्स पे सिर्फ सीरियल वगैरह ही आते थे, जिससे जो कि एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन गया था। लोग पूरे दिन टीवी में ही घुसे रहते थे। जैसे कि जो मोंटैग की वाइफ थी मिल्ड्रेड, वो पूरा टाइम टीवी शोज़ ही देखती रहती थी, जिससे कि उनका रियलिटी के साथ टच ख़त्म ही हो गया था, जिससे मोंटैग और उनकी वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था। मैनिपुलेशन ऑफ न्यूज़। जो न्यूज़ आती थी चैनल्स पे उसके अंदर स्टेट की तारीफ़ ही की जाती थी और लोगों की पब्लिक ओपिनियन को मतलब ट्रांसफॉर्म किया जाता था, मैनिपुलेट किया जाता था कि वो स्टेट की तारीफ़ ही करे, उनके फेवर में ही न्यूज़ आती थी। एंटी इंटेलेक्चुअल कल्चर। सो ये जो मतलब इस सोसाइटी के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, एकेडमिक अचीवमेंट, इन सब को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी, क्योंकि जिससे कि लोग जो है वो इन सारी चीज़ों को प्रमोट ना करें। बट क्लैरिसा ऐसी वुमेन थी जो कि डीप थिंकिंग करती थी एंड सवाल उठाती थी। सिंप्लीफिकेशन ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ पे हर चीज़ को बहुत ही सिंपल भाषा में बताया जाता था, क्योंकि सिंप्लीफाइड लैंग्वेज से लोग जो है वो ज़्यादा वोकैबलरी नहीं जान पाएंगे और ना ही अपने कॉम्प्लेक्स थॉट्स एंड आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाएंगे, जिससे कि वो उन पे क्रिटिकली मतलब कोई भी डिस्कशन नहीं कर पाएंगे स्टेट के ख़िलाफ़। ब्रेक डाउन एंड रिलेशनशिप। तो जो स्टेट है वो प्रमोट करता था कि टीवी वगैरह देखो, स्क्रीन्स में ही लोग घुसे रहते थे, वर्चुअल इंटरेक्शन में ही रहते थे रादर देन रियल ह्यूमन कनेक्शंस बनाना, एंड जिससे कि लोगों का पर्सनल रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता था। जैसे आज भी हम देखते हैं कि लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया पे ही टाइम बिताते हैं। लोग अब पहले जैसे मतलब फ़ेस टू फेस नहीं मिलते हैं, दोस्त आपस में बैठ के फ़ोन पे ही बात हो जाती है। और एनकरेजमेंट ऑफ इन्फॉर्मेंस। तो जो स्टेट है वो एनकरेज करता था कि अगर कोई भी तुम्हें सस्पिशियस बिहेवियर दिखे तो तुम जाके रिपोर्ट कर दो उस पे, जिससे कि डर का माहौल रहता था। और ऐसा ही हुआ था। मोंटैग की जो खुद की बीवी थी उसी ने रिपोर्ट कर दी थी कि मोंटैग के घर पे मोंटैग ने कुछ बुक्स छुपा रखी है, और उसको मतलब उनका घर फिर बाद में जला दिया गया था। री राइटिंग हिस्ट्री। तो इन्होंने स्टेट ने क्या किया था, फिर से अपनी हिस्ट्री लिख दी थी, ताकि जो लोग हैं वो पुरानी हिस्ट्री के बारे में ना मतलब समझ पाए या फिर इन्फॉर्मेशन ले पाए, जिससे कि वो मतलब फ्रीडम के लिए आवाज़ ना उठाए। कंक्लूजन में जो स्टेट है उन्होंने लोगों के परसेप्शन को बिल्कुल चेंज कर दिया था मीडिया के थ्रू, बुक्स को बैन करके और वर्चुअल इंटरेक्शन बढ़ा के, हिस्ट्री चेंज करके। सो यही सब उन्होंने किया था।
सो यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड वी आर वेरी क्लोज टू 3000 सब्सक्राइबर्स, तो उसे भी जल्दी से करवा दो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।